हम इंग्लिश बोलते हैं या फिर कोई भी भाषा बोलते हैं, उससे हमारे देश की शान नहीं बढ़ती बल्कि दूसरे देशों की शान बढ़ती है, क्योंकि वो दूसरे देशों की भाषा है। इसलिए हमें अपने देश की भाषा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हिंदी को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों है। अगर वो हमारे देश में है तो वो भी आके यहाँ पे हिंदी सीखे और हमारे देश में हिंदी ही बोले। हम अपनी भाषा को यदि हम खुद सम्मान देंगे तो हमें किसी दिन को मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और युवा पीढ़ी की चुनौतियां, जिसमें एक चुनौती हमारी रोजगार की भी है कि हिंदी के बच्चों के मन में ये धारणा आती है कि आखिर हम हिंदी पढ़ तो रहे हैं, सबसे पहले हिंदी की जितनी सीटें भर जाती हैं, लेकिन हिंदी में हमारा भविष्य क्या है। कई जगह आपने आधा ना वाला हिंदी लिखा है और कई जगह आपने बिंदी वाले। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों में कौन शुद्ध हिंदी है कि बेटा इन सब चीज़ों को स्वर और व्यंजन में हम फंस के रह गए। लेकिन इन बच्चों को मैं पूरा मेरा प्रयास होता है कि मैंने समझा पाऊँ, इनके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा कर पाऊँ कि आप किसी से कम नहीं हैं। ये मुहावरों के पीछे की कहानियाँ आपने सुना होगा कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वो तेल और राधा का क्या मेल है, वो क्या चीज़ है। इसलिए मैंने इन लोगों को अब की बार ये दिया है एक प्रतियोगिता के तौर पे कि आप बहुत सारी कहानियां पढ़ के आइए और फिर मैं इनसे वो चीज़ें यहाँ सबके सामने प्रस्तुत कराने वाली हूँ, ताकि उन कहानियों के पीछे क्या कहानी है, उनके पीछे क्या राज है ना। ना गंगू कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। आपने कभी शायद उसकी कहानी सुनी होगी, ऊँट के मुंह में जीरा। अब कहाँ ऊँट कहाँ जीरा, इसके पीछे वो कौन सी बात रही होगी जो रहा होगा, वो ही नहीं समझ पाएगा। और भाषा वो है जो संवाद करे, जो हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचा पाए। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में है, जहां पर हिंदी दिवस को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी दिवस के लिए जो है बहुत सारे पोस्टर यहाँ के छात्रों ने बनाए हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा आगे की तरफ आएँ और इन पोस्टरों पर नज़र डालें कैमरे से। तो सबसे पहला जो पोस्टर है वो है हिंदी दिवस, एकता ही मतलब एकता ही ज्ञान है, हिंदी भारत की शान है, हिंदी हमारी शान है, भारत का अभिमान है। तो हिंदी को भारत में हमेशा बढ़ावा दिया गया है और छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर सबसे पहले जो हिंदी दिवस की पहचान हुई, किसने दी थी इसको? हिंदी दिवस की सबसे पहली पहचान तो वैसे हमारे यहाँ पहले जब अंग्रेज आए थे तो वैसे हिंदी बोली, वो लोग सबसे ज़्यादा इंग्लिश को ही सपोर्ट करते थे, और जबकि हमारे यहाँ बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती है, फिर भी सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है वो हिंदी लैंग्वेज ही है। तो धीरे धीरे करके हमारे प्रशासन ने और हमारे लोगों ने जब उनको बढ़ावा दिया तो एक एक ऐसा हुआ कि राष्ट्रभाषा, पहले में राष्ट्रभाषा जो थी हिंदी नहीं थी, तो फिर उसको धीरे धीरे करके जब इसको बढ़ावा दिया गया तो राष्ट्रभाषा के रूप में हमारी हिंदी प्रचलित हुई। 14 सितंबर को हम क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस? क्योंकि इसी दिन एक दिन निर्धारित किया गया था कि हम हिंदी दिवस को इसी दिन के रूप में मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन जो हिंदी दिवस है उसको मान्यता प्राप्त हुई थी कि हिंदी जो, जैसे कि कार्यालय में हिंदी और इंग्लिश दोनों भी पहले इंग्लिश में चलती थी, उससे पहले उर्दू में चलती थी, या उससे पहले संस्कृत में भी पहले चलते थे हमारी बहुत सारी लैंग्वेज। लेकिन जब हिंदी में लोगों का प्रचार प्रसार बढ़ा तो फिर हिंदी में भी हमारे जो कार्यालय हैं और जो बैंक, जैसे कि हमारा जो प्रशासन है, उसमें भी हिंदी का जो बढ़ावा है वो काफ़ी होने लगा, क्योंकि लोग आजकल इंग्लिश से ज़्यादा, इंग्लिश तो समझते ही हैं लेकिन हिंदी भी समझते हैं। हिंदी में भी जो भी हमारे काम होते हैं वो आधा हिंदी में होते हैं और आधे इंग्लिश में होते हैं। तो हिंदी को, जैसे हमारे आजकल के युवा इंग्लिश की तरफ ज़्यादा प्रसारित होते हैं, उनको इंग्लिश सीखने की ज़्यादा इच्छा रहती है, लेकिन जो हमारे कॉलेज में है वो हमेशा हिंदी दिवस मनाई जाती है। और हिंदी दिवस को बच्चों के पास हिंदी जो होती है उनको पहुंचाने के लिए या उनको आकर्षित करने के लिए हमेशा मैम कुछ ना कुछ प्रोग्राम कराते रहते हैं और हिंदी दिवस के मनाते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हिंदी दिवस का जनक किसको कहा जाता है, किसी को मालूम है? किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा, हिंदी दिवस की जो स्थापना की थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। वो काफ़ी प्रचलित भी हुए इस बात को लेकर के। तो आज जैसे कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाएंगे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए क्या कुछ कहेंगे? भारतवासी हैं आप, स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा को जो हिंदी भाषा के लिए इतना कुछ किया, तो आज हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी सबसे ही आसान भाषा है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी है। इसलिए हमें हिंदी बोलनी चाहिए। हम इंग्लिश बोलते हैं या फिर कोई भी भाषा बोलते हैं, उससे हमारे देश की शान नहीं बढ़ती बल्कि दूसरे देशों की शान बढ़ती है, क्योंकि वो दूसरे देशों की भाषा है। इसलिए हमें अपने देश की भाषा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हिंदी को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों है। जी, बहुत अच्छा आपने ये बात कही। एक
इनकी बात से एक सवाल सामने निकल कर ये भी आता है कि हम जब जापान में जाते हैं तो हमें जापानीज़ सीखनी पड़ती है, हम जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, लेकिन हमारे देश में हम दूसरों का कल्चर लेकर बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि हमें भी ऐसे कुछ नियम बनाने चाहिए कि जो दूसरी कंट्री के लोग आए उनको भी हिंदी सीखनी चाहिए? ये सर मतलब अगर हम किसी भी देश में जाते हैं, अगर हमें वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है तो ये गलत बात नहीं है कि अगर हमें लैंग्वेज सीखनी अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसको भी सम्मान देना चाहिए और हमें अपनी हिंदी को ही ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए कि हमें हिंदी बोलना चाहिए। और जो लोग हमारे देश में आते हैं, जैसे हम उनके देश में जाके उनकी भाषा सीखते हैं और उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, उसी भाषा में बातचीत करते हैं, वैसे ही अगर वो हमारे देश में आए तो वो भी आके यहाँ पे हिंदी सीखें और हमारे देश में हिंदी ही बोले। अच्छा, हिंदी को कैसे हम बढ़ावा दें, हिंदी को कि लोगों की जो है जो और लैंग्वेज है इंग्लिश पे आज के दौर में जो भागम भाग चल रही है कि बस इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाना है, इंग्लिश सिखाना है, कैसे भी उसको लेकिन इंग्लिश के और हिंदी के मुकाबले लोग नौकरियों में ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंग्लिश को, तो हम अपनी मातृभाषा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हमें नौकरियों में इंग्लिश के साथ साथ हिंदियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। हमें जैसे इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट होती है इंटरव्यू के लिए, बट हमें हिंदी को भी साथ में महत्व देना चाहिए। अच्छा, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आप ये बताइए कि जो हम अपनी मातृभाषा से थोड़ा सा पीछे भाग रहे हैं, क्या कारण है इसके? सर आजकल जॉब ज़्यादातर इंग्लिश में होती है तो लोग वहीं भागते, लेकिन हिंदी भी हमें सीखनी चाहिए, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो मतलब डेवलपमेंट क्षेत्र जो है वो हमने अंग्रेजी को मान लिया। जी सर, आजकल लोग ऐसे ही करते, जॉब के चक्कर में अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, हिंदी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो प्रोफेसर मंजू शर्मा शुक्ला भी यहाँ पर हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा हम जानने चाहेंगे कि मैम जिस तरह से आज भारत वर्ष में पूरे में देखा जाए तो अंग्रेजी को इतना प्रेफर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हम कैसे अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी बढ़ावा दें? देखिए, अगर किसी भी भाषा के उत्थान की अगर हम बात करें तो अगर उसमें रोजगार की संभावनाएं होंगी तो निश्चित ही वो भाषा प्रगति करेगी। तो हमारी सरकार को चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, जो भी हम इसको हिंदी को आगे लेके जाएं, उसके लिए हमें सरकारी तौर पर हमें नौकरियों के लिए थोड़े बढ़ावे की आवश्यकता है। हिंदी में बहुत सारी हम कहें कि बहुत सारे रोजगार की संभावनाएं हैं, परंतु जितने भी कॉरपोरेट कल्चर के लोग आ गए हैं, बाहर की जो विदेशी कंपनियां आ गई हैं, उसमें अंग्रेजी को बड़ी प्रधानता दी जाती है, इसलिए कई बार हम अपने आप को कमतर मानने लगते हैं। पर अगर हमें ये मालूम है कि हम दूसरे देश में जाके दूसरी भाषा को सीख कर हम आगे बढ़ते हैं, तो हिंदी को लेकर हमारे पास रोजगार की अपार संभावनाएं होनी चाहिए। शायद मुझे लगता है कि हमारा जो आज की युवा पीढ़ी है वो इसीलिए पीछे भाग रही है क्योंकि उसमें उसे रोजगार के अवसर थोड़े से कम नज़र आते हैं। तो मेरा तो अपनी जो भी शासन हमारा है, हमारी जो सरकार है, उससे मेरा यही अनुरोध है कि वो प्रयास करके कुछ ऐसी नौकरियों को, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरियां तो बहुत अधिक मात्रा में नहीं है और हम उसके पीछे जा भी नहीं सकते, इसीलिए हमारी सरकार स्वरोजगार को बहुत बढ़ावा दे रही है। लेकिन फिर भी अगर हम रोजगार को लेकर के थोड़े आगे बढ़ें, हमारे अंदर हिंदी को लेकर जो एक हिचक पैदा हो गई, एक संकोच पैदा हो गया कि यदि हम हिंदी बोलेंगे तो शायद हम कुछ अपने आप को कमतर मानेंगे, इस हमें एक संकीर्ण भावना से ऊपर उठने की आवश्यकता है। क्योंकि हम अपनी भाषा को यदि हम खुद सम्मान देंगे तो हमें किसी दिन को मनाने की आवश्यकता नहीं होगी, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और बेहतर रोजगार की संभावनाओं के साथ हमारे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। क्योंकि जो संस्कार, जो भाव, जो विचार हम अपनी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं वो दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। तो हिंदी हमारी भाषा थी, है और रहेगी, बस हमें थोड़ा आवश्यकता है उसके लिए कि हम रोजगार की संभावनाओं को तलाशें। मैम जैसे कि आपने सबसे अहम मुद्दा जो इसमें जोड़ दिया वो रोजगार का ही है कि रोजगार आज के दौर में जो है वो अंग्रेजी डिपार्टमेंट में ज़्यादा निकल रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ आ रही हैं, वो काम दे रही हैं, तो लोगों ने रोज़गार और शायद इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया कि पैसा ज़्यादा जो है वो अंग्रेजी बोलने वाले को मिल रहा है। तो जो रोज़गार का मेन मुद्दा है और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं कि हिंदी बोलने वाले को भी रोज़गार दिया जाए। अभी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों को भी जो है अब हिंदी लिखनी पड़ेगी। तो एक तरफ तो हमारा बयान आ जाता है लेकिन आज भी काम हम उसी पर कर रहे हैं। देखिए, जब हम किसी बाहर की कंपनी को
यहाँ भारत में अपना व्यवसाय करने की, अपनी जो भी वो अपने प्रोडक्ट को लेके आ रहा है उसको खोलने की अनुमति देते हैं। तो अगर ये सरकार एक नियम बना दे कि अगर आप इतने % हिंदी वाले लोगों को आप अपने यहाँ डिपार्टमेंट में रखेंगे, विभाग में रखेंगे, या आपके अपने लोगों को भी हिंदी आनी चाहिए, आप हिंदी को अगर बेहतर स्तर पर लेके आएंगे तभी हम आपको अनुमति देंगे। हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे विदेशी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारे भारत में खुल रही हैं। उनके लिए हमारा कोई नियम ही नहीं है कि हम उनको हिंदी के लिए बाध्य करें। अगर हम खुद ही उनको बाध्य नहीं करेंगे तो वो तो अपनी भाषा का प्रचार करने आ रहे हैं। आज हम कॉलेजेस में, स्कूल में देखते हैं कि एक थर्ड लैंग्वेज का, एक तीसरी भाषा का विकल्प है। अगर हम देखें तो सरकार की जो योजना थी बड़ी अच्छी थी कि हम भारत की जो बोलियां हैं उस तीसरी भाषा के रूप में हम एक बोली पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान में तो राजस्थानी पढ़िए, आप पंजाब में तो पंजाबी पढ़िए। लेकिन ये हमारी जो पीढ़ी है उसने उसका गलत अर्थ निकाल करके एक तीसरी भाषा को अपना लिया। हम फ्रेंच पढ़ रहे हैं, हम जर्मन पढ़ रहे हैं, हमें उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? यदि हमें बाहर जाकर नौकरी करनी है, चीन जापान जाके हमें नौकरी करनी है, तो उस समय हम उसका बेसिक कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड लैंग्वेज की एक कॉन्सेप्ट हमारी सरकार लेके आई थी, उस कॉन्सेप्ट के पीछे धारणा थी कि हमको अपने देश की बोलियों को बढ़ावा देना है। वो बोलियां कहीं हमारी पीछे छूट गई हैं और भाषा जो है विदेशी वो आगे आ गई है। मैम, एक चीज़ ये भी नोटिस की जाती है कि हमारे भारतवर्ष में काफ़ी लैंग्वेज भाषाएं बोली जाती हैं, और उन भाषाओं में देखा जाए तो हर 10 किलोमीटर के बाद एक भाषा अलग ही निकल कर आती है, और जिसको बहुत से हिंदी भाषा भी कहते हैं, कुछ खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। देखा जाए हम भारतवर्ष में खिचड़ी भाषा ही बोल रहे हैं। उर्दू का भी हम बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का भी हम अच्छा इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो इंग्लिश को भी उसमें घुसा देते हैं। आज की डेट में आप किसी के भी घर में जाइए तो खाना एक उर्दू वर्ड है, भोजन कोई कहने को तैयार नहीं है। वैसे ही अगर पेपर, हम आज की डेट में पेपर ही कह रहे हैं, कोई ये कहने को तैयार ही नहीं है कि हम जो है पेपर की जगह इसको अखबार कहें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये कैसे डेवलप हो गया एकदम। एक बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ अगर स्थिर हो जाती है, अगर वो रुक जाती है तो वो सड़ जाती है। और भाषा तो बहती हुई नदी है, अगर आप उसको बहने नहीं देंगे तो वो एक जगह सीमित होकर रुक जाएगी। और हमारी हिंदी के बारे में तो कहते हैं, हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व के लिए हम घर हैं। वही चीज़ हमारी भाषा के लिए है कि अगर हम भाषा को केवल हिंदी में सीमित कर देंगे तो वो बहुत हमारे लिए क्लिष्ट हो जाएगी, जिसे कहते हैं, क्योंकि हम तत्सम से होते हुए आए, हम संस्कृत से होते हुए आए, और हम अगर विकास का रास्ता खोजते हैं तो विकास तो हमें बहुत सारी भाषाओं और बोलियों के माध्यम से दिखता है। तो हमें मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानती कि हम अपनी भाषा में उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सारे शब्दों को समाहित करते हैं, क्योंकि उसके विकल्प के तौर पर हमारे पास शब्द ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप टाई को क्या कहना चाहेंगे, तो आप कह देंगे कि कंठ लंगोट, आप खुद ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसे शब्दों को लेके आएंगे तो हमारी भाषा बाधित होगी, ना कि तरक्की करेगी। तो उसके लिए हमें भाषाओं पर उसकी रुकावट नहीं बनना है। हमें सारी भाषाओं को भले ही समाहित करना है, लेकिन हमारा जो पहला ध्यान होना चाहिए वो अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। मेरा सरकार से सिर्फ यही अनुरोध है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी को, जिस भी विश्वविद्यालय को आप लेकर के आ रहे हैं, आप जिस भी कॉर्पोरेट कल्चर की कंपनीज को लेकर आ रहे हैं, अगर आप उसमें हिंदी की अनिवार्यता निश्चित कर दें, आप कहें कि इतना % आपको हिंदी भाषी लोगों को रखना है, कोई भी आप विभाग ऐसा बनाइए जिसमें हिंदी के लोग काम करें, हिंदी अनुवादक के लोग काम करें, हम उस तरीके का उनको डिप्लोमा कोर्स करा के देंगे कि आपकी कंपनी के लिए वो सहायक सिद्ध हो। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी की तरक्की को कोई रोक सकता है, क्योंकि आप देखिए पूरे विश्व भर में हम कभी दूसरे नंबर की भाषा कहते हैं, कभी तीसरे नंबर की भाषा कहते हैं, लेकिन आप खुद एक पत्रकार हैं, आप जिस भी देश में जाते होंगे आपको हिंदी बोलने वाले वहाँ मिल ही जाते होंगे। तो हिंदी अपने आप में बहुत विस्तृत है। बस हमको आवश्यकता है ये कि एक तो हम इन बच्चों के मन से ये हीन भावना निकाल दें कि आप हिंदी बोलते तो आप कम हैं, इंग्लिश बोलने वाले हम कुछ बड़े हैं। नहीं, उन्होंने एक प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए दूसरी भाषा चुन ली है, लेकिन आप भारत में रह के हिंदी के बिना अपना विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा डिपार्टमेंट हिंदी डिपार्टमेंट यहाँ विभाग है, मेरे बच्चे बहुत यहाँ अच्छा काम करते हैं, बहुत तरक्की के रास्ते पर है। और मैं उनको, मैम, ये पोस्टर भी हैं बनाए हुए, तो बिल्कुल, शायद ये आपके छात्रों ने, ये सब मेरे हिंदी विभाग के छात्र हैं। मैंने पूरा एक साप्ताहिक कार्यक्रम रखा है, 9 तारीख से शुरू करके मैं 14 तारीख तक इस हिंदी दिवस को मैं पूरा सप्ताह भर के अंदर मनाने वाले हैं हम लोग। कल हमने
निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसका विषय था युवा पीढ़ी की चुनौतियाँ, जिसमें एक चुनौती हमारी रोजगार की भी है कि हिंदी के बच्चों के मन में ये धारणा आती है कि आखिर हम हिंदी पढ़ तो रहे हैं, सबसे पहले हिंदी की जितनी सीटें भर जाती हैं, लेकिन हिंदी में हमारा भविष्य क्या है। तो वही भय, वो डर उनके मन से मैं अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पर रख के सामने लेके आती हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मेरे और बहुत सारे लोग मेरे साथी आगे बढ़ सकते, तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते। आपको थोड़ा अपने आप को उस विस्तार में देखना होगा कि आप वो कौन से विषय हैं, वो कौन से कोर्स हैं, वो क्या चीज़ें जो आप करें और हिंदी के साथ साथ आप आगे बढ़ें। आज हमने हिंदी दिवस पर ये पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने, आप देख रहे हैं यहाँ भी बहुत सारे बच्चों ने लगाया है। कल हमने संस्मरण लेखन का एक कार्यक्रम रखा है ताकि हमारे यहाँ हिंदी में एक विधा है और आप भी जानते हैं कि कभी भी कोई चीज़ आपके सामने आती, पुरानी स्मृति से तुरंत आपको एक जुड़ी हुई चीज़ याद आ जाती है। हमारे यहाँ तो बहुत फला के घर ऐसे हुआ, तो हमने एक संस्मरण लेखन ताकि आप अपनी स्मृति के आधार पे बच्चे उस लेखन कला को सीखें कि आप कैसे अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। परसों हमने हिंदी के पौधों के आधारित एक प्रोग्राम रखा है कि हिंदी में जिन पौधों के बहुत नाम आते हैं हिंदी साहित्य में, आज उनको अंग्रेजी नामों से जाने जाने लगा है। हम पारिजात किसे कहते हैं, हम मधुमालती किसे कहते हैं, हम रसबेली किसे कहते हैं, हमारा चंपा और चमेली कौन सा है। जिन पौधों को हमने बचपन से सुना है, हमारे घरों में हुआ करते थे, उस पौधों का हमने एक कार्यक्रम रखा है। बच्चे अपने घर से लगा के लेके आएंगे और पूरे साल भर उनकी देखभाल करेंगे और देखेंगे कि वो पौधा कैसे बढ़ता है और उसमें कैसे पुष्प निकलता है, कैसे फूल निकलता है उसके अंदर। उसके बाद हमारे हिंदी दिवस पर जिसे आप इंग्लिश में ढूंढे, नाम हिंदी में ढूंढेंगे तो मुश्किल है, टंग ट्विस्टर, कि हिंदी में आप किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी बोलते तो आप कैसे शुद्ध उच्चारण, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है आज कि हम शुद्ध नहीं बोल पाते, हम भाषा और भाषा में अंतर नहीं समझ पाते। हम हिंदी को कैसे लिखे, आप देख रहे होंगे कई जगह आपने आधा ना वाला हिंदी लिखा है और कई जगह आपने बिंदी वाले। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों में कौन शुद्ध हिंदी है? अगर हम इसको व्याकरण की दृष्टि से देखें, जो अब आजकल नहीं पढ़ाई जाती, अगर हम इसे व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये सही है हिंदी। अब इसके पीछे की धारणा क्या है कि जब हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, जब हम व्यंजन पढ़ते हैं, अब का खा गा घा ना, ता था दादा ना शब्द हमने बीच आखिर में आया, हमारा अनुनासिक वर्ण है, लेकिन वो ना शब्द अगर दो व्यंजनों के बीच में प्रयोग किया जाने वाला है तो वो आधा ना बन के वो बिंदी बन जाएगी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ है, लेकिन हमें समझाने की आवश्यकता है कि बेटा इन सब चीज़ों को, स्वर और व्यंजन में हम फंस के रह गए। लेकिन इन बच्चों को मैं पूरा, मेरा प्रयास होता है कि मैंने समझा पाऊँ, इनके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा कर पाऊँ कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप अपने देश में अगर आप अपने आप को कमतर मानेंगे तो फिर बाहर जाके तो आपको कोई पहचानेगा ही नहीं। तो आप हिंदी को लेके आगे बढ़िए, हिंदी में बहुत अपार संभावनाएं हैं। आप जब अपने आप को अभिव्यक्त ठीक से कर पाएंगे, अपनी बात ढंग से कह पाएंगे, तो रोजगार का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो आप उसको पार ना कर पाएं या उसको प्राप्त ना कर पाएं। तो आप हिंदी को लेकर के बहुत, हम बहुत सारे मुहावरे बोलते हैं, लेकिन मुहावरों के पीछे की कहानियां क्या होती है हम भूल गए। मैंने एक प्रतियोगिता अब की बार वो भी रखी है कि मुहावरों के पीछे की कहानियां, आपने सुना होगा कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वो तेल और राधा का क्या मेल है, वो क्या चीज़ है। इसलिए मैंने इन लोगों को अब की बार ये दिया है एक प्रतियोगिता के तौर पे कि आप बहुत सारी कहानियां पढ़ के आइए और फिर मैं इनसे वो चीज़ें यहाँ सबके सामने प्रस्तुत कराने वाली हूँ, ताकि उन कहानियों के पीछे क्या कहानी है, उनके पीछे क्या राज है ना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, आपने कभी शायद उसकी कहानी सुनी होगी, ऊँट के मुंह में जीरा। अब कहाँ ऊँट कहाँ जीरा, इसके पीछे वो कौन सी बात रही होगी जो रहा होगा। तो बहुत सुंदर मैंने कोशिश की है कि इन बच्चों को इन सब चीज़ों को मैं सिखा पाऊँ, और ये बच्चे भी पूरा, आप देख ही रहे हैं कि पूरी तन्मयता से इसमें लगे हुए, अभी भी कितने बच्चे पोस्टर हाथ में लिए खड़े हैं। और निश्चित ही अगर ये इस तरीके की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी के प्रति इनके मन में प्रेम है, और इसी प्रेम को मुझे आगे लेके जाना है ताकि ये हिंदी को अपना सब कुछ मानकर आगे बढ़े। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि अगर हम अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई गलत है, क्योंकि हम कंप्यूटर का अगर कोई दूसरा नाम सोचेंगे तो आएगा ही नहीं। हम अगर टाइपराइटर का अंक संगणक अब हम बोलेंगे तो कई बार हम खुद ही अटक के रह जाएंगे, या हम सामने वाले जिससे बात करना चाहते हैं वही नहीं समझ पाएगा। और भाषा वो है जो संवाद करे, जो हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचा पाए। तो आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे, और आप देखिएगा कि निश्चित ये बच्चे हिंदी को ही अपना माध्यम बना के बहुत ऊंचाई तक जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने कहा कि हम मुहावरों का अर्थ यानी कि वाक्य तो हमने पढ़ लिए लेकिन उनके पीछे की कहानियाँ ना समझ सके, और हिंदी दिवस पे जो ये प्रोग्राम आज 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलने वाला है, ये अब छात्र इनमें कितने कामयाब होते हैं और कितनी अपनी रुचियां पैदा करते हैं, ये आने वाले समय में जब ये तरक्कियां करेंगे छात्र तो पता चलेगा।